Good morning, students. Today we discuss about the next topic of the financial management. First topic today is the financial decision, वित्तीय निर्णय. Definitely, decision making is the very tough job because in any enterprise there is a lot of circumstances arises, lot of situations arises, and accordingly to combine all the problems and all the situations, you have to take the decisions. And any decisions will not individual decisions. Definitely, the expertise advice is also needed for taking any decisions. So, decision making in a business enterprise is not the exclusive responsibility of any particular area of management. It is in fact a term teamwork which need to expertise and skill of all functional areas. डेफिनेटली उसमें विशेषज्ञता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कोई निर्णय ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो. Nevertheless, it is also true that financial management occupies a privileged position. निश्चित तौर पे वित्तीय जो प्रबंधन है उसके पास एक काफी ज्यादा वित्तीय सैंक्शंस के कारण, हाथ में होने के कारण, उसमें बहुत ज्यादा वरीयताएं होती है, उसके पास प्रभाव होते हैं. नो डिसीजन कैन बी फाइनलाइज अनलेस द फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस ऑन द फर्म्स इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैव बीन एग्जामिन्ड एंड एनालाइज्ड. किसी भी निर्णय को लेने से पहले निश्चित तौर पे वित्तीय जो उसकी इनकम या लॉसेज हैं, खर्चे हैं, उसकी जो लाभदायकता है, उसका बाकायदा परीक्षण होना चाहिए. उसका विश्लेषण होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है. सो फाइनेंशियल डिसीजन इज लुक्ड ऑन एज कटिंग अक्रॉस फंक्शनल इवेंट डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज. It is in such an environment that the financial manager works as a part of total management. यानी फंक्शनल एरियाज को कटिंग करता है, अन्य के फंक्शनल एरियाज को, कार्यात्मक क्षेत्रों को में कमी करता है. इवन डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज उनको एक निश्चित तौर पे जो अनुशासनात्मक सीमाएं हैं उसके तहत रखने का प्रयास करता है. It is such an environment that the financial manager works as a part of the total management. एक ऐसा वातावरण तैयार होते ही जिसमें जो वित्तीय प्रबंधक है वो एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण प्रबंधक के रूप में काम करता है, क्योंकि किसी भी विभाग का निर्णय बगैर वित्तीय प्रबंधक के सलाह के नहीं लिया जा सकता. So in this way, the area of finance trespasses into the boundaries of other areas. अर्थात इस तरह से जो वित्तीय प्रबंधक है वो अन्य की भी जो क्षेत्र है उसके भी इंटरफेयर करते हैं. Issues concerned with the adoption of a new media of advertisement or opening of a new sales outlet may pertain to the area of marketing. Definitely, they will not be clear till the financial manager has worked out the financial impact of such actions. अर्थात निश्चित तौर पे एक नई तकनीक के द्वारा विज्ञापन करना या एक नया शोरूम खोलना ये विपणन विभाग का कार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी वह निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि वित्तीय एनालिसिस उसकी ना हो जाए, क्योंकि उस पर क्या उसके उन कार्यों से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका क्या प्रभाव व्यवसाय में पड़ेगा, जब वो अपना निर्णय ना दे दे तब तक वो निर्णय नहीं लिया जा सकता. Similarly, questions regarding salary division of issue or issue of regarding additional allowances and perks to employees may fall in the domain of personal management. At final decisions on such issues can be taken only after through scrutiny of their bearing on cost and profit. ठीक उसी प्रकार से कर्मचारियों की वेतन का पुनर्निर्धारण करना
या उनको अन्य भत्तों को अतिरिक्त भत्तों को देना, ये पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है, व्यक्तिगत विभाग का काम है। लेकिन वह विभाग तब तक ये निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि वित्तीय विभाग उसके संबंध में पूरे उसके इम्पैक्ट, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या उसकी प्रॉफिट होगी, उसकी क्या जांच नहीं कर करके डिसीजन नहीं दे सकता, तब तक वो निर्णय नहीं लिया जा सकता। Thus it is clear that financial decision making is a process which is concerned not only with its own area but also with all the other area of management. Being a teamwork, it involves all areas of management, taking into consideration the overall performance and growth of organization. अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रकार से, यह पूरी तरह से क्लियर है कि जो वित्तीय निर्णय है, वित्तीय डिसीजन है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र में का निर्णय नहीं करता बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है। और अगर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का टीम वर्क है, समूह भाव का वर्क है, जो आपस में मिल करके पूरी संस्था के विकास के लिए निर्णय लेता है। सो फाइनेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। वित्तीय निर्णयों को 3 विभिन्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, विनियोग निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय, और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस, लाभांश निर्णय। So the growth of the A firm rests on the degree of efficiency, efficacy and quality of financial decision taken from time to time. जैसे जैसे व्यवसाय बड़ा हो जाता है, एक्यूरेसी और एक्यूरेट डिसीजंस लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे जैसे डिसीजन बढ़ते जाते हैं, रिस्क आपका बढ़ता जाता है, ग्रोथ की भी आवश्यकता होती है, वैल्यूज को भी इंक्रीज करना होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, विनियोग निर्णय। So capital fund are scarce and involve cost. जो पूंजी फंड है निश्चित तौर पे वह सीमित है और उसमें लागत शामिल है। Thus the aim should be that they are put to maximum utilization. अर्थात उद्देश्य होता है कि उसका अधिकतम उपयोग किया जाए। Out of a number of available projects, the objects should be invest fund in the most profitable project or projects after assessing the probable cost and benefit and the extent of risk involved. अर्थात आउट ऑफ द नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट, जहाँ बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट या परियोजनाएं उपलब्ध होती हैं, उन विभिन्न परियोजनाओं में से आपको हर परियोजनाओं का परीक्षण करके यह देखना होगा कि उसमें कौन सा परियोजना आपके लिए लाभदायक है और उसकी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी लागत क्या है, उसके लाभ क्या है, और साथ ही साथ उसमें कित मात्रा तक का जोखिम शामिल है। इन आधारों पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर 2 टाइप्स। जो विनियोग निर्णय है वो 2 तरह के होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। सच डिसीजंस इन्वॉल्व मोर रिस्क एज ऑफ द फंड टू बी इन्वेस्टेड विल रिमेन संक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर विच प्रोजेक्शंस कैन नॉट बी foreseen precisely. Exercises in project planning and preparation of feasibility report, technical, economical and financial, as well as the application of the technique of capital budgeting are helpful in making proper investment decisions. अगर देखा जाए तो दीर्घकालीन जो विनियोग डिसीजन है उसमें बहुत ज्यादा जोखिम शामिल होता है, बिकॉज वो फंड एक निश्चित समय तक के लिए ब्लॉक हो जाता है और उसका प्रोजेक्शंस हमें सही ढंग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भविष्य में पूरी तरह से देख नहीं सकते या भविष्य की
में क्या होना है वो आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं। सो अगर एक्सरसाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसीलिए आप जब कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हो तो उसको अच्छे से प्लान करते हो, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसकी क्या धरातल टेक्निक होगी, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उसकी तकनीकी विश्लेषण किए जाते हैं, आर्थिक विश्लेषण किए जाते हैं और वित्तीय विश्लेषण भी किए जाते हैं, ताकि एप्लीकेशन ऑफ सच टेक्निक्स कैपिटल, जैसे बहुत सारी आगे हम तकनीकों का अपना हुआ है, जैसे पूंजी के बर्तन है, पूंजी बर्तन जो हमारे लिए काफ़ी खास हेल्पफुल होता है, उनके आधार पर हम दीर्घकालीन निर्णयों को लेते हैं। दूसरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अल्पकालीन विनियोग निर्णय, मीन्स सच डिसीजन आर मेनली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेसिकली ये निर्णय हम जो कार्यशील पूंजी के प्रबंधन के लिए लेते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द डिफिकल्ट टास्क of determining the optimum level of investment in the various current assets such as cash, receivable and inventory, etc. These assets are financed partly with a long-term fund and partly with a short-term funds. तो इसमें सबसे बड़ा जो कठिनाई होती है वो होती है कि हम अपने कोषों का किस तरह से अधिकतम उपयोग कर सकें, जो हमारा कोष का है विनियोग है वो अधिकतम हो, ताकि उससे हम मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त कर सकें। इन द वेरियस करेंट एसेट्स का हम किस तरह से करें, कैश को किस तरह से मैनेज करें, रिसीवेबल कैसे मैनेज करें, इन्वेंटरीज कैसे मैनेज करें, और इस तरह जो ये हमारा जो करेंट एसेट्स होता है उसका वित्त पोषण सामान्य तौर पे कुछ उसका हिस्सा हम दीर्घकालीन स्रोत वित्तीय कोषों से करते हैं और कुछ हिस्सा अल्पकालीन वित्तीय कोषों से करते हैं। तो हमें उसका भी मैंने इसके भी आगे डिटेल में हम पूरी चर्चाएं हम यूनिट वाइज करेंगे। नाउ आफ्टर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यू आर डिसाइडेड यू हैव टू टेक दीज एसेट्स इन दीज करेंट एसेट्स, दीज रिसीवेबल्स, सो यू फर्स्ट डिसाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। After taking the investment decision, second decision is required, that is financing decisions. You have to invest the money. You have to buy that assets. If you take to purchase any assets, maybe the machinery, maybe the buildings, and there is lot of other conditions also. So you have to finance that assets. Financing decision second. These are the decisions which are concerned with raising or procuring funds to meet the project costs. Financing decisions are needed for arranging the capital fund for clear projects. Such projects may be altogether new or they may be for procuring additional finance by the ongoing enterprises for modernization, diversification and expansion. यानी जब आपने किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने का या लेने का निर्णय ले लिया, ठीक है, तो अब आप उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कोष प्राप्त करने का काम करना होता है, ताकि उसकी जो लागत है उसका भुगतान किया जा सके, उसकी लागत को मीट आउट किया जा सके। Means financing decision basically needed to arrangement of the capital fund to clear the project or purchase that project or invest money in that project. जो such procuring additional finance में भी कभी कभी हमारे जो परियोजनाएं निर्णय होते हैं उसमें अतिरिक्त अन्य निर्णय भी लिए जाते हैं। जैसे अगर कोई चलती हुई संस्था है जो संस्था ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही है तो उस इंटरप्राइज के मॉडर्न आधुनिकीकरण के लिए भी कोष की आवश्यकता जरूरती है, विविधीकरण के लिए भी कोष की आवश्यकता होती है, उसके अथवा उसके विस्तार के लिए भी कोष की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। सो द फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसकी एक पूरी यूनिट हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा जो पूंजी ढांचा है वो क्या होगा, उसके आधार पे हम वित्तीय निर्णयों को लेते हैं। खासतौर से फाइनेंशियल डिसीजन में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर्स का जो होता है वो शामिल होता है, वो एक अलग हम यूनिट पे उसकी चर्चा आपके साथ
करेंगे आने वाले समय में। सो प्रोसेस entail decision about the form of pattern of capital structure and also fixing the relative proportion between the various types of funds from different sources of proposed to be inducted in the capital structure. बेसिकली हम जो कोष की आवश्यकता है उन कोषों को किन किन स्रोतों से प्राप्त करेंगे और उस स्रोत जिन स्रोतों से प्राप्त करेंगे उन टोटल कोष में उन विभिन्न प्रकार के स्रोतों का आपस में क्या अनुपात तो होगा, ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फाइनेंशियल डिसीजन आर आल्सो द क्रूशियल नेचर as the need fixing of a proper debt equity ratio as to attain the optimum capital structure which will minimize the overall cost of capital and maximize the earning of the company, thus raising the market value of the firm. So अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल डिसीजन काफी ज्यादा क्रूशियल होता है, बट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो उसमें दो तरह के हम दीर्घकालीन फंडों का प्राप्त करते हैं, एक ओन्ड कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। ओन्ड कैपिटल इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल इज लोन कैपिटल इज कॉल्ड डेब्ट कैपिटल। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो का हमें निर्धारण करना होता है कि व्हाट इज योर डेब्ट कैपिटल रेशियो, और हम इस तरह से डेब्ट कैपिटल रेशियो का निर्धारण करते हैं कि हमें पूंजी प्राप्त करने की लागत मिनिमम हो और उससे प्राप्त होने वाला प्रतिफल अधिकतम हो, ताकि हम फर्म की जो बाजार मूल्य है उसको अधिकतम कर सके। ऑब्जेक्टिव द जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, फर्म की संपत्ति को अधिकतम किया जा सके। ये मीन्स सो एक्सरसाइज रिक्वायर thorough knowledge of various instruments and uses of finance prevalent in the capital market, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी प्रतिभूतियों इंस्ट्रूमेंट मार्केट में है उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। Moreover, the debt equity mix an extent of risk attached to a high financial leverage, cost of marketing and underwriting of securities, the investment climate prevalent in the capital and money market are the other important considerations. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप डेब्ट इक्विटी मिक्स का जब निर्धारण करते हो, निश्चित तौर पे आपके पास रिस्क की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप अधिक फाइनेंशियल लेवरेज लेते हो, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, सिक्योरिटीज़ की क्या होगी, मार्केटिंग अंडरराइटिंग्स का क्या कॉस्टिंग होगी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, क्या लॉन्ग आप इक्विटी कैपिटल प्राप्त कर सकते हो मार्केट से या डेब्ट कैपिटल प्राप्त कर सकते हो, मनी मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होते हैं जिसे ध्यान में रख करके ही हम किसी भी प्रकार की वित्तीय निर्णय को ले सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The funds collected should represent the ideal mix so that average cost of overall capital of the company is kept at a minimum level. जो हमारा पूंजी मिश्रण होता है और उसका जो एवरेज कॉस्ट होता है वो हमें मिनिमम रखना होता है, ताकि वो हम कंपनी मिनिमम कॉस्ट को मिनिमम रख सके। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स अ कट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमारा भारित पूंजी लागत होती है वो हमें इन्वेस्टमेंट से एक कट ऑफ पॉइंट होता है कि उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। द रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड शुड ऑलवेज बी मोर देन द कट ऑफ पॉइंट। जो हमारा उससे प्रतिफल प्राप्त होना है उसको से निश्चित तौर पे हमारी जो कट ऑफ कॉस्ट कट ऑफ पॉइंट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट सो then the very objective of profit or wealth maximization will be frustrated. अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो ऋण प्रतिफल है वो हमारा नहीं अचीव कर पाएंगे। सो मेन यह कॉर्पोरेशन सफर फ्रॉम द कांस्टेंट फाइनेंशियल क्राइसिस, और लगातार संस्था को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ
रिजल्ट ऑफ इनप्रूडेंट और रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस, अगर आप गलत वित्तीय निर्णय लेते हो। दीज आर द कॉर्पोरेशन विच हैव अ वेरी हाई फाइनेंशियल leverage, high debt equity ratio in their capital structure, but at the same time, high cost of debt or borrowed funds puts saver funds. So these are the decisions, are very important decisions. You have to keep so many factors in the keep the mind for the before taking the financial decisions. After taking the financial decisions, you minimize your cost of funds and maximize your returns. And the next is run your business and earn the profits. After the payment of all outside liabilities, you have the funds left. You have that will goes to the owners and equities. The next decision is called dividend decisions. Dividend decisions carry considerable weight on the growth of survival of a corporations. निश्चित तौर पे आपका अगर डिविडेंड आपके संस्था को विकास में बहुत ज्यादा मदद करता है। डिसीजन आउट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाउ मच to distribute as dividend and how much to retain in business. कितना हम डिविडेंड के लाभांश के रूप में बांट दें और कितना व्यवसाय के रूप में ये देना होता है। एक्चुअली देयर कैन नॉट बी सेट और टेलर्ड आंसर टू सच इश्यू। इस प्रकार का हम कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते हैं। सच ए वाइटल डिसीजंस विल बी मेड ओनली आफ्टर असर्टेनिंग द मेरिट्स ऑफ ईच केस। हर परिस्थितियों के अनुसार से अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। A balance between the expectation of the existing shareholders and the future growth of requirements of the company will have to be struck as resolving such an issue. आपके जो अभी जो अंशधारी हैं उनकी क्या अनुमान है, उनको भी उनकी अनुमान को भी संतुष्ट करना होता है, उनकी आशाओं को भी संतुष्ट करना होता है और व्यवसाय के विकास को भी आपको ध्यान में रख कर के उन दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता होती है। डिविडेंड डिसीजन डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर्स सच एज एज ऑफ द कंपनी, कितनी पुरानी संस्था है, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपके व्यवसाय की प्रकृति क्या है, इट्स प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी वर्तमान वित्तीय स्थितियां क्या है, नीड फॉर इंटरनली जनरेटेड फंड्स इन फ्यूचर, आपके आंतरिक कोष की भविष्य में क्या जरूरत है, ओनरशिप पैटर्न ऑफ द कंपनी, कंपनी का स्वामित्व किस तरह प्रकार का है, गवर्नमेंट फिस्कल एंड अदर पॉलिसीज, सरकार की राजकोषीय और अन्य नीतियां किस प्रकार की हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स अबाउट द कैपिटल अप्रिसिएशन एंड बोनस शेयर्स, अंशधारियों का क्या आशाएं हैं रिगार्डिंग कैपिटल पूंजीगत विकास, पूंजी वृद्धि अथवा लाभांश अंशों के संबंध में। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट डिविडेंड डिसीजंस शुड प्रोवाइड अ साउंड बेस फॉर फर्दर अप्रिसिएशंस इन द शेयर वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू एडिक्वेट रिटेंशन पॉलिसी। A liberal retention policy increases reserve and surplus, raising the book value of the shares, thereby reflecting the increased market value of shares and opening way of giving frequent bonus shares to stockholders. आप लिबरल पॉलिसी अपनाते हो अगर निश्चित तौर पे आप अधिक से अधिक डिविडेंड दे सकते हो। अगर लिबरल पॉलिसी, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लिबरल पॉलिसी अपनाओगे या कैसी पॉलिसी अपनाना पसंद करते हो। This also provides fund from internal sources of growth and expansion for the company. आपको आंतरिक विकास के लिए भी आंतरिक कोषों की आवश्यकता होती है। However, the management has also to take into account of expectation, यानी प्रबंधन को इस बात का भी ध्यान रखना होता है किस तरह से हम आंतरिक प्रतिभूतियों को पूरा कर सके, और हमें हर पहलू पे देखना होगा कि सभी प्रकार के अंशधारियों को संतुष्ट भी करना होता है। यानी कुछ अंशधारियों की आवश्यकताएं होती है कि उन्हें लाभांश मिले रेगुलर, कुछ अंशधारियों की उम्मीदें होती है कि उन्हें उनका जो पूंजी ग्रोथ है, कैपिटल ग्रोथ हो, उनकी अंशों की मूल्य बाजार वैल्यू बढ़े, कुछ अंशधारियों का रेगुलर इनकम की होती है,
तो डिपेंड करते हैं कि अंशधारियों की सीमाएं, साथ ही साथ आपके व्यवसाय के विकास की क्या योजनाएं हैं, आंतरिक कोषों को कितनी आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी लाभांश निर्णय लिया जा सकता है, ताकि आपके जितने भी अंश प्रकार के अंशधारी हैं उन अंशधारियों को पूर्णतया आप संतुष्ट कर सकें और अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें. सो द बैलेंस बिटवीन द dividend decisions, declaration of dividend and retention of the fund is very important. अर्थात लाभांश निर्णय में कितना उसका बचे हुए लाभों का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित किया जाए और कितना हिस्सा व्यवसाय के विकास के लिए रखा जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है. सो दिस इज द फाइनेंशियल डिसीजंस, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, financial decision, dividend decision. These are the three important decisions in the financial management on which the whole business growth will be dependent. Whole business strength is dependent. So this is the very important decisions for any businesses. Thanks, students. Any queries you ask in our WhatsApp chats. Thanks. Otherwise, our ongoing classes.